डोनाल्ड ट्रंप का दावा कि युद्ध रुकने वाला है ईरान के साथ, ये कितना सही है, दावा है या फेंक रहे हैं जैसे वो फेंकते आए हैं। पुतिन से कुछ बात हुई डोनाल्ड ट्रंप की, तो इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, और ईरान ने जो धमकाया है कि यूएस इजराइल के लोगों को जो बाहर करेगा अपने देश से, उसी को हम तेल और गैस निकलने देंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वरना हमला हमारा जारी रहेगा। और पिछले 24 घंटे में इस वॉर में क्या कुछ अपडेट्स आए, किसने किस पर हमला किया, इस वीडियो में आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान है। पहले बात कर लेते हैं कि पिछले 24 घंटों में हुआ क्या है। खासतौर पर ईरान पे हमले लगातार जारी हैं। ईरान ने क्या कार्रवाई की, पहले ये बताइए। ईरान की तरफ से अब ये स्थिति आ गई है कि ईरान बहुत ज़्यादा जिस तरीके से पहले बैराज ऑफ मिसाइल भेजता था वैसी स्थिति नहीं है। एक दो मिसाइल मुश्किल से दागी जाती हैं। ड्रोन के ऊपर ज़्यादा वो लोग डिपेंडेंट हैं और ड्रोन से वो इजराइल से ज़्यादा ये लोग निशाना बना रहे हैं जो मिडिल ईस्ट के जो इनके देश हैं, जो कि अमेरिका के इत्तेहादी है, अमेरिका के अलाइड जो देश हैं उसमें। तो मतलब वो हमले जारी हैं, वो जो कहा गया था कि हम हमले नहीं करेंगे, नहीं, वो अमेरिकन बेसिस पे लगातार जो है हमले लगातार जारी हैं। पर हमले बेसिस पे, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे, स्ट्रेटजिक पॉइंट्स पे हैं। और दूसरा फ्यूल जो ऑयल रिफाइनरीज या ऑयल से जुड़े हुए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर जो है लगातार हमले हो रहे हैं और ये दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। और पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो ईरान के ऊपर हमले ज़्यादा हुए हैं और ईरान ने हमले कम किए हैं, लेकिन ईरान के जो हमले हुए हैं उसके बारे में आपको थोड़ी सी एक डिटेल बता देता हूँ। इराक में यूएई का जो काउंसलेट है, मतलब इराक में जो अमीराती काउंसलेट है एरबिल में, वहाँ पे जो है एक हमला हुआ है। एक्ट ऑफ टेरर यूएई ने इसको बोला है कि हमारे ऊपर जो है, हमारे काउंसलेट के ऊपर क्यों हमला कर रहे हैं, हम अमेरिका के, ये अमेरिकी काउंसलेट नहीं है, यूएई का काउंसलेट है इराक में, वहाँ पे हमला हुआ है एरबिल में और यूएई ने इसको बहुत कंडेम किया है। विक्टोरिया बेस है बगदाद में, एयर बेस है यूएस का, वहाँ पे हमले हुए हैं। बेत शेमेश में एक जगह है, बेत शेमेश इजराइल में, जहाँ पे सैटेलाइट स्टेशन है, वहाँ के एंटीनास को निशाना बनाया गया है हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान में सी अटैक हुआ था। ये शाम करके एक जगह है तेल अवीव में, यहाँ पे एक बैलिस्टिक मिसाइल लगे जिसमें 3 लोगों के घायल होने की खबर है। बहरीन में लगातार हमले हो रहे हैं और अब तक हमको जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ईरानी जो एयर डिफेंस है उसने 11 MQ-9 रिपर ड्रोन जो अमेरिका के हैं, 2007 में ये ड्रोन इंट्रोड्यूस हुए थे अमेरिका में, उनको गिरा दिया है। और अगर इनकी पूरी कीमत मिला के हम देखें तो $300 मिलियन का नुकसान जो है ये ड्रोन्स की, हाँ, अमेरिका को 11 ड्रोन्स के जरिए हो चुका है। 330 तकरीबन मिलियन डॉलर, मतलब $30 मिलियन का एक ड्रोन है ये। सेंट्रल इजराइल में बैलिस्टिक हिट हुए हैं जिसके हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उसकी कंफर्मेशन है, लेकिन उसके और डिटेल हमारे पास में नहीं है सेंट्रल इजराइल में। लेकिन एक बैलिस्टिक हिट जो है डायरेक्ट हमको होता हुआ दिखा है। अब हो क्या रहा है इस समय कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज भी, इजराइल भी और ईरान भी, तीनों तरफ से अपने नागरिकों के ऊपर लगातार ये दबाव बना रहे हैं कि आप किसी भी तरीके का वीडियो शूटिंग नहीं करेंगे, आप किसी भी तरीके के वीडियो एविडेंस जनरेट नहीं करेंगे। तो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं जो कि लगातार ओसेंट पे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे निर्भर हैं, उनके पास में बहुत इंफॉर्मेशन छन के आ रही है ईरान के अंदर से, ईरान से भी और दूसरी तरफ से भी। मतलब इजराइल भी लगातार ईरान के अटैक्स की बात करें, ये यूएस इजराइल की तरफ से, यूएस इजराइल की तरफ से, ईरान ने भी वैसा ही कर रखा है। दोनों तरफ से स्थितियां वैसी ही हैं और 300 के तकरीबन लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं मिडिल ईस्ट में, खासतौर पे कतर में, बहरीन में लगातार लोगों की गिरफ्तारी हो रही है जो लोग शूट कर रहे हैं। उसमें कुछ पाकिस्तानी नागरिक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है क्योंकि वो लोग शूट कर रहे थे और वो लोग लगातार ईरान के पक्ष में जो है अपना कैंपेन चला रहे थे, अपनी संवेदनाएं दिखा रहे थे। तो यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कहा है कि उनका एक हेलीकॉप्टर गिरा है टेक्निकल वजहों से, जिसमें उनके 2 जो है पायलट वो मारे गए हैं। अच्छा। और ये मतलब अमीराती मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये बयान था। पहले ये हमारे पास में दावा आया था कि ईरान ने जो है कोई एयरक्राफ्ट मार गिराया है यूएई में, लेकिन बाद में ये सफाई आई कि टेक्निकल, यूएई कह रहा है कि टेक्निकल एरर है, गिराया नहीं है। अच्छा, यूएस ने साउथ कोरिया से एयर डिफेंस सिस्टम थार्ड और पेट्रियोट को मूव करना शुरू कर दिया है। ये वहाँ पे योनहैप करके एक वहाँ की लोकल न्यूज़ आउटलेट है साउथ कोरिया का, उसने ये ब्रेक किया था। आपको याद होगा कि हमने 3 दिन पहले ही ये आपको खबर बता दी थी कि साउथ कोरिया से सबसे पहले जो है इनके एयर डिफेंस जो है वो मूव होना शुरू होंगे। तो ये स्थिति दोनों तरफ से बनी हुई है। अभी यूएसए और इजराइल के पास में और उनके जो साथ में मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उनके पास में बड़ी दिक्कत आ रही है एयर डिफेंस की, क्योंकि बहुत लगातार जितनी सप्लाई उनको चाहिए उतनी सप्लाई मिल नहीं रही है। और यूएसए का जो एयर डिफेंस है वो पहले ही यूक्रेन में भी एग्जॉस्ट हो चुका है। तो यूक्रेन में भी लगातार वो एयर डिफेंस पेट्रियट और थार्ड दोनों यूज़ कर रहा था यूक्रेन अभी तक रशिया के खिलाफ। तो ये स्थिति अभी बनी हुई है। तो साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं, बताया जा रहा है लोकल जो मीडिया है योनहैप में जो आर्टिकल छपा है उसके हिसाब से, कि वो बहुत खुश नहीं है यूएसए के इस फैसले
से, क्योंकि वो साउथ कोरिया भी लगातार जो है एक ब्लिंक ऑफ वॉर के ऊपर है। उनका पड़ोसी नॉर्थ कोरिया जैसा पड़ोसी है उनका, जहाँ पे लगातार उनको सिक्योरिटी थ्रेट है साउथ कोरिया को। तो बहुत खुश नहीं है यूएसए के इस फैसले के, लेकिन उन्होंने ये भी साथ कहा है कि हम अपना फैसला जो है वो यूएसए पे एनफोर्स नहीं कर सकते। ये हमारी राय हो सकती है, लेकिन यूएसए उसको माने या ना माने ये तो उनकी मर्जी है। जाहिर सी बात, संसाधन उनके, तो फैसला अंतिम यूएस ही लेगा, यूएस का ही है। मगर IRGC नॉर्थ कोरिया के ऊपर, उनके लीडर के ऊपर वैसे लगातार मीम्स आते रहते हैं। हाँ, लेकिन कोई भी देश, मतलब ये मीम्स अपनी अलग बात है, लेकिन किसी भी देश को एक वैलिड रीजन चाहिए होता है किसी भी दूसरे देश पे हमला करने के लिए। ऐसी स्थिति नहीं होती है कि मतलब बिना किसी प्रोवोकेशन से कोई देश हमला कर दे। मगर उनकी चिंताएं जायज चिंताएं हैं, बिल्कुल। ये हो गया ईरान की तरफ से? नहीं, अभी IRGC ने एक दावा किया है कि हाइफा में जो रिफाइनरी है उनको उन्होंने फिर से हिट किया है। हमने आपको कल भी बताया था कि हाइफा की रिफाइनरी को IRGC लगातार निशाना बना रहा है ईरान, क्योंकि उनको बदला लेना है। ईरान के लगातार ऑयल रिसोर्सेज जो हैं वो निशाना बनाए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से। इसके अलावा वहाँ पे फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया गया है। ये IRGC का दावा है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर का दावा है ईरान की। आबू धाबी में, UAE में रुवैस ऑयल रिफाइनरी में अभी कुछ समय पहले, मतलब 1-2 घंटे पहले जाके ड्रोन लगा है। रुवैस ऑयल रिफाइनरी जो है, ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है, वो चौथा बड़ा दुनिया का ऑयल रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स है। और वहाँ पे जाके, और इसकी कंफर्मेशन आ गई है कि वहाँ पे जाके ड्रोन लगा है और उसकी वजह से आग लगी हुई है। और लोकल जो वहाँ पे एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो उस आग को काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये स्थिति अभी बनी हुई ये है कि ईरान की तरफ से जो हमले हुए हैं, ईरान लगातार देखिए हमले कर रहा है, लेकिन ईरान की हमले की इंटेंसिटी बहुत माइल्ड हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरसेप्ट हो जा रही हैं उनकी मिसाइल्स, और बहुत नुकसान जो है पिछले 24 घंटे ने ईरान ने इजराइल और अमेरिका या उनके साथी देशों को पहुँचाया हो, बड़ा नुकसान। ऐसा हमारे पास में भी डाटा नहीं, हालांकि हमले किए जा रहे हैं। पर ईरान के अंदर क्या हालात हैं? ईरान में जबकि ईरान पिछले 24 घंटे में इतने भयंकर हमले का शिकार हुआ है, अभी तक के इस युद्ध के जो 9 दिन हैं उसमें सबसे भयंकर हमले जो हैं वो ईरान में कल हुए हैं और लगातार हुए हैं, और मल्टीपल जगहों पे स्ट्राइक्स हुई हैं। अगर हम उसके ऊपर बात करें तो बंदर अब्बास में पिछले 24 घंटे में 16 बार हमले हुए हैं लगातार। बंदर अब्बास इनकी पोर्ट सिटी है, जैसा कि हमने आपको बताया, एयर बेस भी है, नेवल बेस भी है, बहुत इंपॉर्टेंट जो पोर्ट सिटी है बंदर अब्बास, वहाँ पे हमले हुए हैं। और IDF जो है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस, उनका ये दावा है कि हमने अभी तक 1900 IRGC के लोगों को, चाहे वो कमांडर हैं चाहे सोल्जर हैं, 1900 लोगों के हमने अभी तक मार गिराया है। ये इजरायली डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि उन्होंने 1900 IRGC मतलब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो ईरान के सैनिक हैं उनको हमने मार गिराया। इसके अलावा IDF ने बेरूत जो है लेबनान की राजधानी, उसके सदरन सबर्ब पे लगातार हमले किए हैं। पिछले हम 6 दिन से देख रहे हैं, जब से हिजबुल्लाह ने रॉकेट दागने शुरू किए हैं उसके बाद तो बेरूत को उन्होंने एक तरीके से, सदरन बेरूत को, जो कि सबर्ब है, जैसे नोएडा सबर्ब है दिल्ली का, उसी तरीके से जैसे गुड़गांव है, उसी तरीके से सदरन बेरूत को लगातार निशाने बनाए हुआ है, बेरूत के साउथ में। और अल कद्र अल हसन करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट है वहाँ पे, जो कि हिजबुल्लाह को फाइनेंसेस करता रहता है और फाइनेंसिस एक्टिविटी हिजबुल्लाह उसके ज़रिए चलाता है। तो उस चैरिटेबल ट्रस्ट की बिल्डिंग को पूरी तरीके से हिट किया है। अगर सदरन लेबनान के जो हमारे पास में विजुअल आ रहे हैं, आप उनको देखेंगे तो आपको बिल्कुल सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जैसी कंडीशन होती है, जैसे उस तरीके के आपके विजुअल्स आपको नजर आएंगे, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अर्बन वॉरफेयर में एक तरीके से पूरा शहर ही खंडर बन जाता था। कुछ जो साथी हमने, जिन्होंने एनिमी एट द गेट्स देखी है, अच्छी फिल्में जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, तो उसमें जैसे विजुअल दिखाई देते हैं तो वैसे विजुअल हमको सदरन लेबनान में भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि लेबनान की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप शांति की अपील कर रहे हैं वो इसराइल को, और फ्रांस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है इसराइल को कि आप थोड़ा सा जो है शांति रखें और लेबनान पर इस तरीके से अटैक नहीं कर रहे। लेबनान ने UN को भी अपील की है, लेकिन कहीं सुनवाई उनकी नहीं हो रही। US नेवी ने यह दावा किया है कि बंदर लंगेट में के पास में 3 ईरानी जो है वेसल उन्होंने मार गिराए हैं। उसमें से एक कंफर्म हो गया कि एक उनकी जो है मिसाइल कैरियर वेसल थी, जिसको कि US नेवी ने कल मार गिराया था, मतलब कल की बात है। 3 पूरी तरीके से बर्बाद हो गए हैं। अभी जब हम आपको ये खबर सुना रहे हैं उसके कुछ घंटे पहले ही अभी कोस्ट ऑफ कांगन में के साउथ में जो है, जो साउथ ईरान में पड़ता है, कोस्ट ऑफ कांगन, वहाँ पे एक वेसल में धमाका हुआ है। अब धमाके की वजह क्या है क्या नहीं है ये, लेकिन ईरानियन नेवी की वो वेसल थी, उसमें धमाका होते हुए हमारे पास में विजुअल कंफर्मेशन है, डिटेल्स अभी आनी बाकी है।
तेहरान में चितगर में IRGC का जो बेस है उसको निशाना बनाया गया है। इसके अलावा गारमाद्रा में मिसाइल बेस है, उसको भी निशाना बनाया गया है। कल तेहरान को तो एक तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है IDF ने, इजरायली फोर्सेस ने। इतने धमाके ईरान अकेले में हुए हैं, इतने अटैक ईरान के तेहरान में अकेले में हुए राजधानी में कि आपकी कल्पना से परे हैं। वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं लगातार, उनकी स्थिति आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि चारों तरफ से उनके ऑयल डिपो जल रहे हैं, उनके मिसाइल बेसेस जल रहे हैं, और वहाँ का वातावरण जो है वो इतना टॉक्सिक हो चुका है कि सांस लेना भी वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। कई पर्यावरणविद ये कह रहे हैं कि वहाँ हो सकता है कि अम्ल वर्षा हो जाए, एसिड रेन हो जाए, ऐसी स्थिति वहाँ पे बन चुकी है। नाजराबाद में IRGC बेस है अल्ब्रोज में, उसको हिट किया गया है। कुम जो इनका बहुत महत्वपूर्ण शहर है, जो हम बार बार आपको कहते हैं कि उनका बहुत रिलीजियसली बहुत महत्वपूर्ण शहर है, हाँ, वहाँ रिसालत में एक इंटेल हेडक्वार्टर है, उसको हिट किया गया है। इसके अलावा कुम में लगातार जो IRGC का जो रीजनल कमांड सेंटर है उसके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को हिट किया है, और कुम में लगातार हमले हो रहे हैं। कल भी हुए थे, आज भी हो रहे हैं। फरदीन में ऑयल स्टोरेज हैं, 25 ऑयल स्टोरेज जो हैं उनको लगातार हिट किया गया है फरदीस में, और वहाँ पे 4 लोगों की मौत की खबर हमारे पास में आ रही है। अभी तक 4 कंफर्म कैजुअलिटीज़ हैं। करज में IRGC का लॉजिस्टिक बेस हब है, उसको मारा गया है, उसको हिट किया गया है, और पावर स्टेशन को हिट किया गया है। और सिराज में इसी तरीके से मिलिट्री बेस में हिट किया गया है। एयरपोर्ट में जो वहाँ पे उनके फ्यूल स्टोरेज हैं उनको मारा गया है, और 40 लोगों की यहाँ से कैजुअलिटी की खबर है कि 40 लोग यहाँ पे मारे गए। इस्तेफाहान में सिपाहन शहर में IRGC का जो आर्मर्ड कोर है, मतलब IRGC के जहाँ पे टैंक की बटालियन है, उसके हेडक्वार्टर को हिट किया गया है। तो ये स्थिति अभी बन रही है। तबरीज़ में MiG-29 का एक बेस है पुराना ईरान के पास में, उसको हिट किया गया है। सहांद में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को हिट किया गया है, वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी की यूनिवर्सिटी है सहांद में, उसको हिट किया गया है, क्योंकि वहाँ से कहा जा रहा है कि वहाँ से ड्रोन का प्रोडक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो उस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी हिट किया गया है। सारवान में एयरफील्ड को हिट किया गया है। ये आस्पीच नाम की एक जगह पे एक एयरफील्ड है, उसको बाद में ईरानियन आर्मी जो है, ईरानियन एयरफोर्स इस्तेमाल ना कर सके, इस वजह से सारवान में वो हिट किया गया है। सलमजाह में इराक के बशरा से लगता हुआ जो बॉर्डर है, वहाँ पे लगातार IRGC का जो कमांड सेंटर है उसको हिट किया गया है, ताकि इराक से अगर इन्वेजन अगर ग्राउंड ट्रूप्स का, कुर्दिश ग्राउंड ट्रूप्स का हो पाए, तो उसके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। हम लगातार आपको कह रहे हैं कि अगर ये वॉर लंबा खिंचता है तो इजराइल और अमेरिका के पास में कोई रास्ता नहीं बचेगा सिवाय इसके कि वो मिशनरी सोल्जर्स जो हैं, जो कि भाड़े के सोल्जर्स हैं, उनको ग्राउंड पे उतारे, असला दे के, पैसा दे के, किसी भी तरीके से मोटिवेट करके। उसके अलावा क्योंकि अमेरिका के लिए खुद संभव नहीं है कि वो अपने बूट्स ऑन ग्राउंड जो है ईरान में उतारे, क्योंकि वो वैसे पुराने अनुभव वैसे बहुत खराब रहे इस मामले में। सरंदाज में इमाम अली गैरिसन का इंटेल हेडक्वार्टर हिट हुआ है। इसके अलावा IRGC का हेडक्वार्टर, जो रीजनल हेडक्वार्टर है सरंदाज में, वो हिट हुआ है। अरक में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में हिट होने की खबर है, हो सकता है टारगेटेड असैसिनेशन हो या जैसी भी स्थिति बनती है, अभी हमारे पास में बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन लोकल मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से 5 लोग इसमें मारे गए हैं और 7 लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा केरमान में 4 फ्यूल स्टोरेज जो हैं एयरपोर्ट के पास में, केरमान एयरपोर्ट के पास में, वो हिट हुए हैं। तो ये स्थिति अभी दोनों की तरफ से आप देख रहे हैं कि ये मतलब पिछले एक दिन में 24 घंटे में एक दूसरे पर जो हमले हुए, अटैक हुए, मगर इसमें ये समझ में आ रहा है कि ईरान पर तबाही जो है वो अब इंटेंसिटी उसकी बढ़ती जा रही है, और जो गुस्सा कह सकते हैं वो हथियारों के तौर पे वो बढ़ता जा रहा है। और ईरान की तरफ से जो इंटेंसिटी शुरुआत में हमको दिखाई दे रही थी, मतलब पहली रात में जब इनका ये कंफर्म हो गया था कि इनके जो सुप्रीम कमांडर वो मर गए, उसके बाद में 350, 400 बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ लॉन्च हुई थी, लेकिन अब उनकी तादाद जो है वो 1 हो गई है, 2 हो गई। कई बार तो ऐसा लगता है कि जैसे तेल अवीव को चिढ़ाने के लिए जो है ईरान अपनी एक बैलिस्टिक मिसाइल दाग देता है, उसमें वहाँ पे सायरन बज जाते हैं, सब लोगों को वहाँ पे सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है, और फिर वो जो है बैलिस्टिक, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल है तो वो इंटरसेप्ट हो ही जाती है, तो उसके बाद में कोई बड़ा नुकसान होता नहीं। तो ये बार बार लेकिन ईरान से एक बैलिस्टिक मिसाइल भी दागी जा रही है। तो ये भी स्ट्रेटजी है। ये तो हो गया जो युद्ध चल रहा है, जो एक दूसरे के खिलाफ तबाही चल रही, वो हो गई। अब डिप्लोमेटिक स्तर पर क्या चल रहा है, खासतौर पर ये जो डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं कि भाई युद्ध रुक सकता है, और उसके बाद बताया जा रहा है कि जो कच्चे तेल की कीमतें हैं वो जो बड़ा आसमान छू रही थी वो भी गिर के 80 के आसपास आई हैं। क्या कहानी है ऐसा कुछ संभावना या हवाबाजी है? दरअसल इसमें दोनों तरीके की बातें हो रही हैं कि ट्रंप ने जो कहा है वो मार्केट मैनिपुलेशन तो नहीं है, वो कहीं ऑयल की कीमतों को जो नीचे रखने की कोशिश है, क्योंकि एक ऑयल की कीमतें एक समय 113, 14, 15 तक पहुंच गई थी डॉलर प्रति बैरल के हिसाब से, क्रूड ऑयल की कीमत। और ये आपको मैं बता दूं कि $143 प्रति बैरल पहुंची थी अफगानिस्तान के समय में।
और वो उसको माना जाता है कि वो डेवास्टेटिंग थी, डिजास्टर था वो अपने आप में, और 114-15 अभी टच कर रही थी। 100 के बाद तो बिल्कुल पारा जो है वो उखड़ने लगती है सांस जो है मार्केट की, तो वैसी स्थिति बन गई थी। तो उनके बयान के बाद एक बार क्रूड ऑयल जो है 87 पे आ गया था तुरंत। तो कई लोग कह रहे हैं मार्केट मैनिपुलेशन भी हो सकता है, कई लोग कई तरीके के कयास लगा रहे हैं। दरअसल क्या है कि ये कहाँ से शुरू हुआ? ये शुरू हुआ NBS पे। NBS जो वहाँ का न्यूज़ चैनल है, उसके ऊपर ट्रंप ने एक बयान दिया था, जिसका मैं तर्जमा आपको हिंदी में कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है कि वॉर लगभग ख़त्म हो गई है, ना तो उनके पास में नेवी है, ना उनके पास में एयरफोर्स है, और उनका कम्युनिकेशन भी नहीं बचा है, तो इट्स प्रीटी मच ओवर। तो उनका ये कहना था। तो इसके बाद में लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान जो है जल्द ही ईरान के साथ, मतलब एक तरीके से वो यही कह रहे हैं कि हमने इतनी तबाही मचा दी, इतना तहस नहस कर दिया ईरान को कि अब वो लड़ने की उनके अंदर क्षमता बची नहीं। कमाल की बात ट्रंप का कहना। लेकिन कमाल की बात, ट्रंप फिर ये एक ट्रू सोशल पे उन्होंने ये लिखा कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो हम उसको अभी जितने हमने स्ट्राइक की थी उससे 20 गुना ज्यादा स्ट्राइक से करेंगे, 20 गुना ज्यादा। बंद तो है, ये किया क्या हो रहा है? वो ईरान एक तरफ कह रहा हमने नहीं किया, एक तरफ अमेरिका कह रहा अगर बंद किया। अब मैं आपको थोड़ा सा इस पे क्लियरिटी हमारे दर्शकों को हो जाए, इसलिए मैं समझाता हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो बंद है, और बंद होने की वजह क्या है कि ऑयल टैंकर्स जो जाते हैं, उन ऑयल टैंकर्स को तभी जा सकते हैं जब उनके ऊपर पास इंश्योरेंस हो, और इंश्योरेंस की कीमतें अभी इतनी बढ़ गई है। JP मॉर्गन जो है, उन्होंने कीमत, जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो वहाँ पे इंश्योरेंस करती है, उसने $320 बिलियन का जो है इंश्योरेंस का वो रखा है प्रीमियम। अच्छा, और कितना था वो? जबकि पहले था 40, 20, 30 मिलियन इस किस्म का। तो ये 300 के पार हो गया है वहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम। तो वैसी स्थिति में जो है लगातार ये कहा जा रहा है JP मॉर्गन, तो कोई भी शिप जो है वो अपना इंश्योरेंस करवाने का मादा नहीं रखती, कोई भी कंपनी जो शिपिंग कंपनी है। और बिना इंश्योरेंस के जाने का मतलब है कि अगर ईरान बिना इंश्योरेंस आप जा नहीं सकते नियमों के मुताबिक। अगर आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है, जिस तरीके से आप गाड़ी लेकर नहीं उतर सकते सड़क पे, उसी तरीके से आप इंश्योरेंस लिए बिना ऑयल टैंकर लेकर नहीं जा सकते। तो वैसी स्थिति में प्रैक्टिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, चाहे ईरान वहां पे करे। लेकिन वो केओस कितना बढ़ गया है। ट्रंप जो है ईरान को धमकाने से अच्छा वो JP मॉर्गन को समझाए ना। ये जो लगातार ये कह रहे हैं, नहीं JP मॉर्गन तो वो तो अपना रिस्क कैलकुलेशन करेंगे ना, उनको कैसे इंश्योरेंस कंपनी को आप मजबूर कर देंगे। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ट्रंप जो ये कह रहे हैं कि अब जो है क्रूड ऑयल जो है वॉर लगभग खत्म हो गया है और क्रूड ऑयल नीचे आ जाएगा। अब आप उनके इस बयान को इस तरीके से समझिए कि ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है, ना ऑयल प्रोडक्शन के जो सारा का सारा सिस्टम जिसको ईरान ने हिट किया है वो रिबिल्ड हो पाया है, वो सारा हिल चुका है। तो मार्केट में सप्लाई आएगी कहाँ से? तो इसको बहुत सारे जो विश्लेषक हैं वो उसको मार्केट मैनिपुलेशन की तरह देख रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि धीरे धीरे मार्केट फिर से जो है 100 पार जो है क्रूड ऑयल की कीमत चली जाएगी। तो ये स्थिति है, बहुत बार होता है, कई सारे लोग करते हैं, मतलब मार्केट मैनिपुलेशन कई जगहों पर करवाया जाता है, भारत में भी ऐसा इतिहास रहा है। चलिए, ये तो हो गया ट्रंप के बयान की बात। आप बताइए कि ट्रंप ने एक और महत्वपूर्ण बयान कल दिया है, वो ये है कि अगर अपने, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है कि उन्होंने अपने करीबियों को ये कहा है कि अगर इजराइल नए जो ये लीडर हैं, सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई, अगर इनकी हत्या का प्लान बनाता है तो उसको हरी झंडी दे देंगे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने ये कहा है, ये मतलब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इसको। प्लान बनाता क्या है? तो प्लान बनाए हुए हैं। हाँ, प्लान तो वो बनाए हुए हैं। कह चुका है ना कि पहले अटैक किया था, घायल हो गए, मर गए, चल रहा था, ये सब चल रहा है। मतलब वो प्रॉपर कोई एसेसिनेशन प्लान अगर लेके आते हैं तो उनको ये गो दे देंगे, वो उसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब इसके बताइए कि रूस का क्या मामला चल रहा है? पुतिन से क्या बात हुई है? पुतिन से, अब फ्लोरिडा में एक गोल्फ क्लब है जहाँ पे ट्रंप खुद थे, तो उन्होंने वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि मेरी पुतिन के साथ में बहुत अच्छी कॉल हुई है। और उसके बाद उन्होंने ये बताया कि हम जो है, पुतिन ने कहा कि हम जो है ईरान के साथ में आपका जो है सेटलमेंट करवा देते हैं, और आप जंग जल्दी ख़त्म करना चाहते हैं अगर, तो मैंने जो है पुतिन को ये कह दिया कि पहले तुम जो है यूक्रेन के साथ जो है वो जंग बंद करके और हमारी ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अलग ही खेल चल रहा है दुनिया में, है ना, भुगतना हम सबको है। ये ट्रंप का खुद का बयान है, ठीक है। और उन्होंने कहा कि यूक्रेन के साथ जंग खत्म करके आप मेरी बड़ी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, ईरान के बारे में बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि तो उन्होंने रिवर्स हो गया। हाँ, लेकिन फिर एक बात समझिए, उन्होंने ये कहा कि हमने जो है ये कहा है कि रशिया को कि वो हमने ऑयल सेंक्शन में थोड़ी ढील दी है ताकि ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो लिमिटेड रहें। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि बार बार जो ट्रंप की तरफ से ये दावा किया जाता है कि हम रशियन ऑयल लेते हैं, इंडिया रशियन ऑयल लेता है, इंडिया के ऊपर ये तमाम, और ये हम सेंक्शन लगाएंगे और ये टैरिफ करेंगे, वो टैरिफ करेंगे। दरअसल इंडिया जो है उस पूरे के पूरे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट पुर्जा था,
इंडिया रशिया से ऑयल लेता था, उसको रिफाइन करता था और दुनिया भर को देता था, ताकि जो रशिया से डायरेक्टली जो ऑयल नहीं ले सक रहे थे जो देश, वो हमसे लेते थे। और ये स्थिति बनती थी, और इसकी वजह से हमने जो क्रूड ऑयल के प्राइजेस हैं और ऑयल के जो प्राइस है, मतलब पेट्रोलियम के जो प्राइजेस हैं, उनको बहुत समय तक नियंत्रित रखा। और ये जो बाइडेन के समय, जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ये सारी चीज़ समझ में आती थी, और उन्होंने ये अलाउ किया, हमको वेवर दिया कि हाँ ठीक है, आप जो है रशिया से तेल ले सकते हैं। अभी जो है जैसे ये हुआ तो इन्होंने कहा कि हाँ हमने, अरे आपके पास में ऑप्शन नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, आप लगातार कह रहे हैं हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवा देंगे, हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपका एक ऑयल टैंकर नहीं निकल सकता है। आज की तारीख में स्थिति ये है। तो और यही तीरंदाज है तो काहे नहीं निकलने दे रहा? अरे और यही स्थिति अगर 15 दिन और रह गई तो अभी जहां से हम सुन रहे हैं, हमारे भारत में भी, हमारे यहाँ पे बहुत सारी किल्लतों की खबर आ रही है। लाइनें तो लगने लगी हैं भारत में। हाँ, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लग गया है। लेकिन आप ये समझिए कि दूसरे जो देश हैं, चाहे बांग्लादेश है, चाहे पाकिस्तान है, ऐसे तमाम सारे देश हैं, और खासतौर पे ये तो चलिए कि साउथ एशियन देश, बांग्लादेश को तो कुछ तेल देने वाले, ऐसी रिपोर्ट देख रहा था मैं। हाँ, हमने अभी दिया है उनको डीजल काम चलाने भर का। लेकिन ये तमाम सारी बातें जो हैं, ये तो चलिए साउथ इंडिया के देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं। इसके अलावा आप ये समझिए कि यूरोप के जितने देश हैं उनकी हालत और ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। और यूरोप के लिए पुतिन ने ये कहा है कि हम जो है अब यूरोप के साथ में वापस से व्यापार का जो है अपना खोलने के लिए तैयार हैं, और हम इस एनर्जी क्राइसिस में हम यूरोप को अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं। पुतिन के लिए तो नए रास्ते खुल रहे हैं। हाँ, नए रास्ते खुलेंगे, जा रहा है युद्ध फिर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमने ऑयल सेक्शन में ढील दी है, ट्रम्प की तरफ चलते हैं। लेकिन मतलब वो ढील क्या है, कुछ थोड़ी नहीं दी। हाँ, वो वैसा ही है कि वो वैसा ही है कि जैसे मतलब कि आदमी जो है भाग के शादी कर ले और कोर्ट मैरिज कर ले, फिर बाद में जो है पेरेंट्स राजी हो जाएंगे, ठीक है हमारी इजाजत है, कर लो टाइप में। तो वो वैसी बात है कि बहुत होना था वो जो हो गया। लेकिन इसके बरबक्स जो है क्रेमलिन की तरफ से क्या कहा गया, ये रूस की तरफ से क्या गया, तो रूस के जो प्रवक्ता है वहाँ पे विदेश मंत्रालय के, उनका नाम है यूरी उस्कोव, उन्होंने ये कहा है कि जो प्रीमियर पुतिन हैं, उन्होंने ट्रम्प को ये कहा कि हमारे पास में अगर आप इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट को सेटल करना चाहते हैं, जल्द ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रस्ताव है, उसके ऊपर आप बातचीत कर लीजिए और इसको ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद में उन्होंने ये कहा कि हमने अमेरिका की तरफ से ये कहा गया कि यूक्रेन के साथ में भी आप नेगोशिएट करके वो भी युद्ध खत्म करिए। तो वो पुतिन की तरफ से कहा गया कि हम इसके ऊपर विचार करेंगे। वैसी वाली बात, ये पूरे साल भर में अभी 3 महीने बीत चुके हैं, इसमें पहली कॉल है पुतिन और जलेबी बनाई जा रही है, मिला के समझ में आ रहा है। तो ये स्थिति है। तो ये जो ट्रम्प का दावा है कि हम खत्म कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे और युद्ध खत्म होने वाला है, ये एक तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन ही हमको दिखाई देता है। तीसरी बात यह है कि अब्बास अरगची जो हैं वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर ईरान के, उन्होंने ये कहा कि अमेरिका के साथ में नेगोशिएशन हमारे एजेंडे का हिस्सा ही नहीं है, हमको करनी नहीं है बात। मतलब ये स्थिति वहाँ पे आ गई है। और इन्होंने IRGC की तरफ से ये कहा गया कि जो ये राष्ट्रपति ट्रम्प कह रहे हैं कि जल्दी वॉर खत्म होने वाली है, तो IRGC कहना है कि वॉर तब खत्म होगी जब हम खत्म करेंगे टाइप। ये तो थोड़ा मोरल बूस्ट वाली बात हो गई कि वो अपने लोगों का मोरल। हाँ, लेकिन हालात उनके भी खराब हैं हालात, लेकिन अमेरिका के भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक बात। इस बीच में सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस बयान को मैंने इसलिए बचा के रखा था लास्ट तक, क्योंकि कतर के जो पूर्व PM हैं उनका बयान हमको सुनना चाहिए। क्या बोले? उनका नाम है हमाद बिन जसीम। उन्होंने कहा कि जैसे ही कतर ईरान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देता और कह देता कि हाँ हम ईरान के खिलाफ युद्ध करेंगे, वैसे ही अमेरिका जो है युद्ध से खुद को पीछे खींच लेगा। ऐसा क्यों? और फिर वो अपने हथियार जो है हमको बेचेगा और हमसे लड़ाई करवाएगा, दोनों तरफ बेचेगा, ईरान को भी बेचेगा और कतर को भी बेचेगा। और जो खाड़ी के देश हैं वो अमेरिकन हथियार खरीद के ईरान पे हमला करेंगे और ईरान को भी वो चाइना के जरिए किसी भी तरीके से अपने हथियार बेच के और पूरी वॉर इकोनॉमी में पैसा कमाएगा। बहुत दिलचस्प बयान है। तो हाँ, और इस बीच में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन ने कहा है कि हम स्पेशल ऑपरेशन चला के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। अच्छा। हाँ, वो जबरदस्ती जो है उसमें नेता बन रहे हैं। मतलब वो अपना आप से कह रहे हैं कि हाँ, और ये स्थिति ईरान के खिलाफ चलाएंगे। और ये कह रहे हैं कि हमारी स्थिति है कि हम जो है एस्कॉर्ट करेंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हम ऑपरेशन चला के और खोल देंगे उसको, और वहाँ से अब जो है ऑयल आना शुरू खोल। भाई साहब, हमारे भारत में ठीक ही रहेगा, खुलवा दीजिए आप। इसकी सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि ओमान के जो सुल्तान हैं उन्होंने खामनेई मुज्तबा को अपना फ़ोन कॉल किया है और उनको बधाई दी है कि आप नए सुप्रीम लीडर बन गए, जिस ओमान के खिलाफ जो है लगातार युद्ध चल रहा है। ओमान में मतलब कुल मिला के डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी खिचड़ी पक गई है कि समझाना भी मुश्किल है और बीच बीच में हंसी भी आ रही है कि चल क्या रहा है, कौन किसके हित साथ रहा है, किस युद्ध के जरिए किसका नुकसान हो रहा है, कौन बिजनेस बनाने में लगा हुआ है, कौन दुश्मन है, बधाई भी दे रहा है। तो समझ में लेना बड़ा मुश्किल है, मामला बड़ा जलेबी जैसा हो गया कुल मिला के।
बाकी हमारी नजर तो बनी हुई है, जो भी छन छन के आ रहा है थोड़ा वेरीफाई करके चीजें हम पहुंचा रहे हैं। कुल मिला के सौरभ मामला दरअसल ये यहाँ पे है कि अब वो स्थिति पहुंच गई है कि तू हार मान कि मैं हार मानूं टाइप है। और अमेरिका के लिए हार मानना बहुत मुश्किल है, और ईरान हार मानने को तैयार और ईरान हार मानने को तैयार नहीं है। तो ईरान को ये कैसे भी करके झुकाने के लिए तैयार है। ईरान कह रहा है हमें तो झुकूंगा मिला के मुझे लगता है रास्ता अंततः इसमें कुछ बातचीत के जरिए पुतिन कुछ करें। नहीं। आप फिर वही बात जो मैं बार बार ये कहता हूँ कि किसी भी वॉर के हार या जीत तब तय होती है कि आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए कि नहीं। वो तो होना नहीं देगा ईरान। तो क्या ईरान जो है वो न्यूक्लियरली डिकैपिटेट हो गया? नहीं हुआ। क्या उसकी मिसाइल पूरी तरीके से खत्म हो गई? नहीं हुई। क्या वहाँ रिजीम चेंज हुआ? नहीं हुआ। तो आपका एक भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव, इतने तमाम हमलों के बाद कि आप एक शहर पे, तेहरान पे आपने 100 से ज़्यादा हमले कर दिए, एयर स्ट्राइक कर दी, इसके बावजूद जो है आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अगर पूरे नहीं हो रहे हैं तो फिर आप युद्ध कैसे जीते और कैसे आप सुपर पावर हैं? और आपने 40-50 साल से पूरे मिडिल ईस्ट को अपने कब्जे में ले रखा है, आपने एयर बेसिस बना रखे हैं, अपने नेवल बेसिस बना रखे हैं, ये कह के हम आपको सुरक्षा देंगे, आप वहीं पे पिट रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इस युद्ध के बाद में चेंज होंगी। भयानक खिचड़ी है, और खिचड़ी को समझना इतना आसान नहीं, मगर फिर भी हमसे जितना हो पा रहा है उतना हम समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। विनय सुल्तान लगातार आपके लिए नज़र बनाए हुए हैं मिडिल ईस्ट में। बाकी न्यूज़ पिंच देखते रहिए। कोई सुझाव आपका हो, कुछ और आप जानकारी जानना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताएं। बाकी न्यूज़ पिंच का काम आपको कैसा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो हमें सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। देखते रहिए न्यूज़ पिंच। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, मेरे साथी विनय सुल्तान, कैमरे के पीछे मोहित हैं। शुक्रिया।